स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियोज़ जो है वो उस चैप्टर को रिवाइज कराने जा रहा हूँ। तो ये जितने भी अकाउंटिंग रेशियोज़ होते हैं इनको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियोज़, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियोज़, तीसरा है एक्टिविटी रेशियोज़ और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ये जो लिक्विडिटी रेशियोज़ होते हैं इनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी कहते हैं और सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियोज़ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़। और ये जो आपके एक्टिविटी रेशियोज़ होते हैं इन्हें हम टर्नओवर रेशियोज़ और परफॉर्मेंस रेशियोज़ भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़ की, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ की। तो ये जो रेशियोज़ होते हैं मेनली जो काम करते हैं वो किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को असेस करने का काम करते हैं। ये इनकी रेशियोज़ के ज़रिए हम देखते हैं कि क्या फर्म की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है बिजनेस की वो साउंड है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये 2 रेशियोज़ निकालते हैं। पहला रेशियो है करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, यानी ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बीच का रेशियो है। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। ये बताता है कि जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटीज़ की कंपैरिजन में कितने टाइम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन रेशियो को प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि 2:1 या फिर 1.5:1 या फिर 1.8:1 या फिर सिंपली 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है इन रेशियोज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं प्योर रेशियो। तो करंट रेशियो जो है वो आइडियली 2:1 होना चाहिए, यानी करंट एसेट जो है करंट लायबिलिटीज़ की दुगनी होनी चाहिए। कम होना जो है थोड़ा अलार्मिंग होता है। इसका मतलब होता है कि फर्म के सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ देयर करंट लायबिलिटीज़। बहुत ज़्यादा हाई होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि फर्म के जो फंड्स हैं वो आइडल पड़े हुए हैं, उनको ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्विक रेशियो की। तो क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों में ही नीचे करंट लायबिलिटीज़ आता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर करंट एसेट आता है और यहाँ पर क्विक एसेट आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडियल क्विक रेशियो जो है वो 1:1 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आइडियल क्विक रेशियो या आइडियल लिक्विड रेशियो या आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इन सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर कौन कौन से रेशियोज़ आते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और पांचवा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इन 5 में से जो 4 रेशियो हैं वो तो प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, मगर एक रेशियो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरह से। डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो डेट और इक्विटी के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, और डेट का मतलब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ है और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड है। सिर्फ डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेट्स कह सकते हैं, और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट टू डेट रेशियो की बात करें तो इसमें हम टोटल एसेट को डिवाइड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रेशियो का आइडियल 2:1 है। इस रेशियो का आइडियल तो नहीं दे रखा, लेकिन ये रेशियो जितना हाई रहे उतना अच्छा होता है। टोटल एसेट जो है लॉन्ग टर्म डेट्स के कंपैरेटिव में जितना ज़्यादा रहें उतना अच्छा रहता है फॉर द बिजनेस। ये कम रहेगा दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस। प्रोप्राइटरी रेशियो में हम शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। इस रेशियो को अगर परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस किया जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपल प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस करना है तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट के तौर पे इसको लिखा जाता है। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करना होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो इंटरेस्ट जो हमें पे करना है ऑन द बोरोइंग्स उससे कितना गुना ज़्यादा है। जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है फॉर द बिजनेस। इसका मतलब फर्म का जो इंटरेस्ट है उतना ही ज़्यादा कवर्ड है, और अगर ये रेशियो जो है लो रहेगा इसका मतलब फर्म का इंटरेस्ट उतना ही कम कवर्ड है फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो इस रेशियो का हाई रहना अच्छा है, इसका भी रेशियो हाई रहना अच्छा है, इसका भी हाई रहना अच्छा है, इसका लो रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि डेट का बर्डन जितना कम रहे ऑन द बिजनेस उतना अच्छा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो जब डेट की बात करेंगे तो डेट में नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हो गए आपके सॉल्वेंसी रेशियोज यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी रेशियोज की यानी कि परफॉर्मेंस रेशियोज की यानी कि टर्नओवर रेशियोज की। जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं ये सारे टाइम्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें जो पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगला रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डेटा टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। और ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है इसके अंदर डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों ही आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल लेना होता है जिसे हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स ही होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और ये जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है इसके लिए आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को जोड़ के अपॉन 2 करना होता है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल्स। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों जोड़ के अपॉन 2 करना होता है, डिवाइड बाय 2 करना होता है। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों को लेना होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना ही दे रखा हो, ना ही आप निकालने की संभावना हो, मगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो इस रेशियो को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी निकाल सकते हैं। बट रेयर चीज़ है, अगर RFO निकाल सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो, तो दैट इज़ गुड फॉर दिस रेशियो। ठीक है, वही लेना चाहिए। ये भी रेशियो हाई रहना चाहिए, ये भी रेशियो हाई रहना चाहिए, ये भी हाई ही रहना चाहिए, ये भी हाई ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशियो हाई रहते हैं इसका मतलब फर्म एफिशिएंटली काम कर रही है, फर्म का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, सर्कुलेशन उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये रेशियो हाई रहेंगे। तो अगर ये कम है, लो है, तो इसका मतलब फर्म का जो इनका इन्वेंट्री का सर्कुलेशन, ट्रेड रिसीवेबल्स का सर्कुलेशन उतना ज़्यादा हाई नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब होता है डेटर से पैसा मिलने में टाइम लग रहा है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम रहने का मतलब होता है डेटर से क्रेडिटर को पेमेंट करने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन रेशियो का हाई रहना ही अच्छा होता है। अगला है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि नेट एसेट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कहा जाता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वाला है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, बिकॉज फिक्स्ड एसेट एक नॉन करंट एसेट ही तो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फिक्स्ड एसेट नहीं दे रखी मगर नॉन करंट एसेट दे रखा है, तो नॉन करंट एसेट पे ही आप ये रेशियो निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको फिक्स्ड एसेट दे रखी है और उनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा आपको उनमें से, क्योंकि उनकी बुक वैल्यू ली जाती है, ना कि उनका ग्रॉस प्राइस, यानी कि ना कि उनका कॉस्ट प्राइस। और अगर फिक्स्ड एसेट नहीं है तो उसकी जगह हम नॉन करंट एसेट भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर ये 5 रेशियोज़ आते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो और पांचवा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते हैं इन्हें हम जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस किया करते हैं, यानी एज अ % ऑफ 100। ठीक है, जैसे 40%, 50%, 20%, 5%, इस तरह से। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स बहुत रेयर दे रखा होता है, लेकिन फॉर्मूला प्रॉपर यही होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये जो लास्ट रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये जो शुरू के 4 रेशियोज़ हैं ये तो प्रॉफिट में निकाले जाते हैं, मगर जो लास्ट रेशियो है वो निकाला जाता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये रेशियो हाई रहना अच्छा होता है, ये रेशियो हाई रहना अच्छा होता है, ये रेशियो लो रहना अच्छा होता है, ये रेशियो हाई रहना अच्छा होता है, ये रेशियो भी हाई रहना ही अच्छा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स उन रेशियोज़ के फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए, साथ साथ कुछ एडिशनल फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम फॉर्मूले में ही आपको जो है इस चैप्टर को ढंग से समझा सकूँ, क्योंकि फॉर्मूले आप जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा भूलेंगे। तो कम फॉर्मूले याद करिए, और हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूले उन्हीं फॉर्मूले से डिराइव्ड हो जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स?
तो जैसे वर्किंग कैपिटल, इसका मेन फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है नॉन करंट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये फॉर्मूला भी यूज़ करने को आ सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड खुद कैसे आता है वो देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। चौथा फॉर्मूला बनाना चाहें तो नॉन करंट एसेट प्लस सी ए माइनस सी एल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कई सारे फॉर्मूले एक फॉर्मूले से ही जो है डिराइव्ड हो जाते हैं। तो मेन जो फॉर्मूले आपको सिखा रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले जो आपने नहीं भी सीखोगे तो इनकी हेल्प से उनको डिराइव करना खुद सीख जाएंगे। करंट लायबिलिटी जो है उनको निकालने के लिए आपको टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड को आप माइनस कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको टोटल डेट से रखा है तो उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिएगा। करंट एसेट को पाने के लिए आप टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दीजिए, या फिर अगर आपको क्विक एसेट या लिक्विड एसेट दे रखी हैं तो उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए और एडवांस टैक्स प्लस कर दीजिए। ये दोनों रेयर होते हैं और ये तो बहुत ही रेयर होता है, तो कभी कभार इसमें केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे तो भी करंट एसेट आ जाएगा। इसी से आप क्विक एसेट का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्विक एसेट हो जाएगा करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड का जो मेन जिसे हम इक्विटी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, टोटल एसेट से निकाल रहे हैं तो टोटल डेट हटा दीजिए, टोटल एसेट से या फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटाइए, या टोटल एसेट में से टोटल डेट्स हटाइए, या फिर टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दीजिए, आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। अब ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड हटा दीजिए, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, ठीक है, या फिर टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग्स होती हैं मेनली, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, इन दोनों को मिला के टोटल डेट्स मिलते हैं, और सबको मिला देंगे तो टोटल एसेट के बराबर होता है। तो इसी से मैंने कई सारे फॉर्मूले ड्राइव करे इतनी सी चीज़ से ही। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रख लें, तीनों जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आता है, ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल डेट्स आता है, ये दोनों जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में और साथ साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालते समय भी काम आएगा। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आप उसमें टैक्स को और जो इंटरेस्ट आपने पे किया है ऑन बोरोइंग्स या ऑन डेट उसे प्लस करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो बस इंटरेस्ट को प्लस करिएगा, टैक्स दे भी रखा हो तो इग्नोर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करिए, और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो केवल इंटरेस्ट को प्लस करिए, आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहुंच जाएंगे। अगर टैक्स आपको रुपीज़ में नहीं दे रखा, परसेंटेज में दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100 होता है इसका वैसे मामूला, रेट मतलब टैक्स रेट। लेकिन आपको जो फॉर्मूला यूज़ करने को आएगा वो ये वाला होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। और अगर आप टैक्स की जगह डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करिएगा 100 से और डिवाइड करिएगा 100 माइनस टैक्स रेट से। तो अगर ऊपर टैक्स रेट लेंगे, नीचे 100 माइनस टैक्स रेट इंटू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे तो सिर्फ टैक्स आएगा। लेकिन अगर टैक्स रेट की जगह 100 ले लेंगे ऊपर और बाकी सब सेम रखेंगे तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक टोटल एसेट का भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, आसान होता है। लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी तीनों मिला के आता है। इन दोनों की जगह हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं तो प्लस करंट लायबिलिटी कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा क्योंकि इन दोनों की जगह नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी का हम टोटल डेट्स लिख सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों की जगह ये लिख देंगे, इन दोनों जगह ये लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों जगह ये लिखेंगे तो प्लस करंट लायबिलिटी, इन दोनों जगह ये लिखेंगे तो प्लस शेयर होल्डर फंड। क्लियर स्टूडेंट्स, और चौथा जो है वो तो बड़ा आसान सा ही है, एसेट साइड अप्रोच से नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में
स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इसको निकालने के लिए आप जो है याद रखना, इसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ठीक है, आपने 11th क्लास में भी ये फॉर्मूला सीखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आया करते हैं, जैसे वेजेस, फ्रेट, कैरेज यानी कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रा, ये सब चीज़ें। सैलरी, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड ये सब नहीं आएंगे, ये सब इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट खर्चे चाहिए आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकाल रहे हैं तो उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसे प्लस कर दीजिएगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही अगर निकालने को आ जाए तो कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस करिए ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करिए ग्रॉस लॉस। या फिर अगर आपको कैश और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं तो उन दोनों को जोड़ के भी आप जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री मैंने बता दिया था, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 कर दीजिएगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे नेट सेल कहते हैं उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिएगा। रही बात नेट क्रेडिट परचेज़ की, तो नेट क्रेडिट परचेज़ के लिए आपको जो भी टोटल परचेजेज़ हैं उसमें से कैश परचेज़ को हटाना है और रिटर्न आउटवर्ड को हटाना है। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज ट्रेड रिसीवल का मैंने बताया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल अपॉन 2। और ट्रेड रिसीवल जो होता है वो होता है आपका डेटर्स और बिल रिसीवल के सम को हम ट्रेड रिसीवल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। क्लियर स्टूडेंट्स? एवरेज ट्रेड पेबल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, एवरेज ट्रेड पेबल होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, इसे बोलते हैं हम ट्रेड पेबल। एक टर्म होती है डेट कलेक्शन पीरियड, ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसे हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। अगर ये मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो कर दीजिएगा। डेज में निकालना है तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो कर दीजिएगा। कभी कभार वो क्वेश्चन में खुद ही कहते हैं 360 लो तो आप 360 ले लेना, बिकॉज अदरवाइज 365 भी लीजिएगा। और अगर वीक्स में निकाला है तो 52 अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो कर दीजिएगा। डेट पेमेंट पीरियड या जिसे एवरेज पेमेंट पीरियड भी कहते हैं, तो सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नीचे जो है वो ट्रेड पेबल आ जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मंथ्स में निकालना है तो 12, डेज में निकालना है तो 365, वीक्स में निकालना है तो 52। सही है स्टूडेंट्स? ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको निकालने के लिए आप जो है स्टूडेंट्स या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए, या फिर नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम माइनस कर दीजिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिएगा। यानी इनडायरेक्ट इनकम यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों प्लस कर दीजिएगा। आप नेट प्रॉफिट से भी ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और नेट प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो निकालने में काम आता है, तो इसका मेन फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और एक और फॉर्मूला है इसका, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पहला तो यही बन गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर? और दूसरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अगर नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करिएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है प्लस कर दीजिएगा, आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पे, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। नेट सेल से निकाल रहे हैं तो आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करिएगा, इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिएगा।
मैं भी आपको इनके लिए एक चार्ट सिखाऊंगा, उस चार्ट से आपको सारे फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। वो चार्ट ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, लेकिन उस चार्ट को समझ लेंगे तो सारे फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। उस चार्ट को समझने से पहले इन बातों का ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, ये वैसे तो बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर शो किए जाते हैं, लेकिन जब करंट रेशियो निकालना होता है तो इनको आप माइनस कर देते हैं फ्रॉम करंट एसेट्स, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ध्यान रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होते हैं ये करंट रेशियो निकालते समय करंट एसेट में से माइनस किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो इनको हम इग्नोर कर देते हैं, तब माइनस नहीं करेंगे फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर करंट एसेट, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स को या तो डेटर में से माइनस कर दीजिएगा या करंट एसेट में से करंट रेशियो निकालते समय, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते समय इग्नोर करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। ये जो है इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन अ रेशियो, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर रेशियो की बात नहीं कर रहा है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हर रेशियो के लिए समझानी पड़ जाएगी वाली बात। अगर किसी भी रेशियो का न्यूमरेटर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो रेशियो भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो रेशियो डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ने पर डिक्रीज़, डिक्रीज़ होने पर इंक्रीज़। न्यूमरेटर से वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है और डिनोमिनेटर से इन्वर्स रिलेशन रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं बढ़ रहे हैं सेम वैल्यू से, तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि क्या रेशियो पहले 1 से बड़ा था पहले, या 1 के बराबर था, या 1 से छोटा था। अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस केस में अगर वो पहले से बड़ा है तो यहाँ पे अनचेंज रहेगा, और दोनों के बढ़ने, अगर वो लेस देन 1 था पहले से तो रेशियो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर रेशियो पहले ही मोर देन 1 है तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा दोनों के बढ़ने से, इक्वल टू 1 है तो अनचेंज रहेगा, और लेस देन 1 है तो दोनों के बढ़ने से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वो लेस देन 1 है तो डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, मोर देन 1 है तो पॉजिटिव रिलेशन रहेगा या इन्वर्स रिलेशन, और इसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ऐसे अगर दोनों कम हो जाएंगे तो मोर देन 1 में उल्टा रिलेशन है तो ये बढ़ जाएगा, इक्वल टू 1 में नो रिलेशन है तो अब भी अनचेंज रहेगा, और लेस देन 1 के केस में डायरेक्ट रिलेशन है तो रेशियो भी कम हो जाएगा। यानी अगर रेशियो 2:1 है तो दोनों के बढ़ने से कम हो जाएगा और दोनों के कम होने से बढ़ जाएगा। इक्वल टू 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेस देन 1 है तो बढ़ने से बढ़ जाएगा, यानी 0.8 है फॉर एग्जांपल, बढ़ने से बढ़ जाएगा, कम होने से कम हो जाएगा। तो लेस देन 1 के केस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, दोनों के बढ़ने से बढ़ेगा, दोनों के कम होने से कम हो जाएगा। इक्वल टू 1 में नो रिलेशन है, अनचेंज रहेगा, और अगर वो मोर देन 1 है रेशियो अगर मोर देन 1 है तो फिर इन्वर्स रिलेशन है, बढ़ने से कम हो जाएगा, कम होने से बढ़ जाएगा, दोनों के बढ़ने से कम हो जाएगा और दोनों के कम होने से बढ़ जाएगा मोर देन 1 के केस में। इतना ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इस चार्ट को भी ढंग से समझ लीजिए, वैसे हल्का सा जिक्र मैंने अभी किया था इसके बारे में आपसे। तो ये लायबिलिटी साइड में वैसे तो 4 हेडिंग्स होती हैं, मगर एक हेडिंग जो है वो नॉन इवैल्यूएटिव होती है, जिसे हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये 3 हेडिंग से आपको जो है ध्यान रखना है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल डेट्स आता है, ठीक है, और तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल एसेट आता है। तो टोटल एसेट के देखिए इससे कितने फॉर्मूले बन गए, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और टोटल एसेट का चौथा फॉर्मूला दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो देखिए टोटल एसेट के 4 फॉर्मूले यहाँ से बन गए। कैपिटल एम्प्लॉयड का देखिए मेन फॉर्मूला तो ये हो गया, क्या, दिस प्लस दिस, दूसरा हो गया दिस माइनस दिस, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड के देखिए 2 फॉर्मूले यहाँ बना दिए मैंने। और ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है तो इसमें से इसे माइनस करें तो भी आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करें तो भी आ जाएगा, और इसमें से इन दोनों को माइनस करें तो भी आ जाएगा। ऐसे ही करंट लायबिलिटी देखिए, इसमें से इसे माइनस करें ये आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करें तो भी आ जाएगा, और इसमें से इन दोनों को माइनस करें तो भी आ जाएगा। देखिए कितने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इस चार्ट को। 3 नाम लायबिलिटी साइड में, 2 नाम एसेट साइड में ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मेरे इस चार्ट को देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब इसी से मैंने वो सारे फॉर्मूले बना रहा था स्टूडेंट्स में।
अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को इससे निकालेंगे तो क्या होगा, दिस माइनस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। और अगर इससे निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएंगे। इससे निकाल रहे हैं तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इससे निकाल रहे हैं तो आरएफओ में से ये और ये दोनों माइनस करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, और इन दोनों का सम जो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो डायरेक्ट इसे माइनस करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो इसे माइनस करेंगे, पहुंच जाएंगे। नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये चार्ट ढंग से याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा ये फॉर्म जो है आपका चार्ट। एक चार्ट और बता रहा हूँ, फिर आपका मैं जो है इसको बंद कर रहा हूँ इस वीडियो को। वो चार्ट ये है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आमतौर पे इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, तब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। उसमें से टैक्स माइनस किया जाता है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो नीचे की चीज़ें रिवर्स कर दीजिए, इसमें टैक्स प्लस करिए, इंटरेस्ट प्लस करिए, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से जाना है तो सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करिए, है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान रख लीजिएगा। एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर इसे ओवर करता हूँ। वो ये कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से अगर एक रेशियो पता है तो उसे 100% में से माइनस कर दीजिए, दूसरा रेशियो अपने आप आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में।